बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़े सियासी हालात कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिस अत्तर अमीनुल्लाह साहब ने एक स्पीच की है और उस स्पीच के दौरान कुछ चीज़ें वाज़ेह उन्होंने बयान की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जिन्हें मेरी अदालत से इंसाफ मिलता रहा, रिलीफ मिलता रहा और पूरे पाकिस्तान की किसी और हाई कोर्ट से उनको उस टाइम रिलीफ नहीं मिल रहा था, आज वही लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे में शामिल हैं, वही लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और दूसरी तरफ खड़े हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में उन लोगों की मुदाखलत की वजह से कानून पर अमल दरामद नहीं हुआ, ना ही परवान चढ़ा, और जिनको पाकिस्तान पर हुक्मरानी का कोई हक नहीं है उनकी वजह से बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है उसमें कानून पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम 3 वकला, जिसमें काजी फायज ईसा साहब, सैयद मंसूर अली शाह साहब और अत्तर अमीनुल्लाह यानी कि मैं खुद, दोस्तों ने एक लॉ फर्म बनाई और तीनों मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में बतौर जज तैनात हुए और आज तीनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, मैं उस टीवी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता जिसने ऐसा माहौल बना दिया है कि ऐसे लग रहा है जैसे मार्शल लॉ लगाए जाने वाला है। काश अदालतें 12 अक्टूबर 99 को खुली होती, जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंक दिया। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती, जब ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंका। काश अदालतें उस टाइम खुली होती जब इमरान खान साहब को गैर आइनी तरीके से हटाने की कोशिश की जाती है, या फिर जो भी चीज़ें की गई तो अदालतें काश रात को खुली होती। फिर उन्होंने कहा कि ये इम्तिहान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होता है कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती है या नहीं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो 9 अप्रैल को अदालत खुली थी रात को 2 बजे, वो इसीलिए खुली थी कि कहीं ऐसा ना हो मार्शल लॉ लग जाए और इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को उठा के बाईपास करके एक जर्नल पाकिस्तान पे मार्शल लॉ लगा दे। बेहतर तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान साहब के दौर में रात को 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली थी, और उन्होंने वाज़ह ये किया। ये उनका मौक़िफ़ है, उन्होंने सच बोला है और हकीकत में रात को 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली थी, अदालत का अमला आ चुका था। रीज़न सिर्फ यही थी, रीज़न ये नहीं थी कि इमरान खान कोई मिस्टेक करेगा। इमरान खान ने क्या मिस्टेक करनी थी? इससे पहले माजी में वज़ीर आज़म कोई मिस्टेक करने के काबिल ही नहीं रहा। वज़ीर आज़म को तो बल्कि उठा के घर फेंका गया और इमरजेंसी लगाई गई। तो उस टाइम जस्टिस अत्तर अमीनुल्लाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब रात को 2 बजे अदालत खुली थी, तो इमरान खान साहब का उस टाइम वो मामला चल रहा था अदम एतमाद वाला। 9 अप्रैल की बात है। आगे चलते हैं। फवाद चौधरी, अब इनके बारे में तो इमरान खान साहब भी बेहतर फैसला करेंगे, लेकिन जो वो फैसले कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि काबीना की मीटिंग में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का काम मुकम्मल किया जा रहा है, मुकम्मल हो चुका है। नवाज शरीफ और ज़रदारी तारीख की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। आप इस गलती के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आपने बल्ले का निशान छीना, आपने 14 माह से जेल में रखा हुआ है एक इंसान को, किसी का निशान छीना और किसी का जो ज़रफ़ है वो आप आजमा रहे हैं। फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो निशान आपने छीना उसके बाद किसी को कद्दू दे दिया गया, किसी को मिर्च दे दी गई, किसी को छलनी का दे दिया गया, किसी को कुछ दे दिया गया। फिर भी इमरान खान की जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो सारे जीते। इमरान खान मजलूम है और सारी कौम इसके साथ खड़ी है। सारी कौम ये बात जानती है कि 9 अप्रैल के बाद क्या हुआ।
اور اس کے بعد ہی عمران خان صاحب کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نہ سپریم کورٹ کو مان رہے ہیں، نہ ہی کسی قانون کو۔ رؤوف حسن جو ہیں وہ دیگر قیادت کو فوری رہا کیا جائے، ان سمیت رؤوف حسن صاحب کو بھی فوری رہا کیا جائے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ پہلے آپ نے سیاسی عدم استحکام لایا، پھر معاشی عدم استحکام لایا، اور اب عدالتی عدم استحکام لانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف اور زرداری بھیانک پلان بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے، کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا آرٹیکل 6 کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا جو فیصلہ ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنی تمام سیاسی جماعتوں سے جو ہمارے ساتھ الائنس ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، اور پھر مشاورت کے ساتھ بات چیت آگے یا ریفرنس جائے گا۔ عمران خان صاحب نے اپنا سٹانس کلیئر کیا ہے، جو ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا اور گیم چلائی جا رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرسوں میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت بتایا گیا کہ میں نے عوام کو GHQ کی طرف جانے کا یا احتجاج کرنے میں اکسایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً 3 دہائی پر محیط تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی تشدد کی طرف ہم نہیں گئے، اور نہ ہی ہم نے کسی کو تشدد والا احتجاج کی طرف اکسایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2.5 سال کے دوران تحریک انصاف کے خلاف بدترین ہتھکنڈے استعمال کر کے تشدد پر اکسایا گیا۔ نومبر 2022 میں میرے پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، لیکن میری مرضی کی FIR میری حکومت ہونے کے باوجود نہیں کاٹی جاتی، انکار کر دیا جاتا ہے۔ 6 مرتبہ میری رہائش گاہ پر عسکری ادارے نے حملہ کیا۔ 1 مرتبہ میری پیشی کے موقع پر مجھے قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا کر سادہ لباس لوگوں کو چھوڑا گیا۔ 9 مئی کو عوام کو انتشار دلانے کے لیے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو جس ہتک امیز انداز میں اغوا کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن تحریک انصاف کے کارکنان سیاسی تربیت رکھتے ہیں اور تشدد کا ان کے میں عنصر نہیں ہے۔ تحریک انصاف سیاسی اور آئینی اور قانونی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس نے 9 مئی کروایا۔ CCTV جس نے غائب کی وہی اس کا اہم کردار ہے، اور 9 مئی حقیقی ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے CCTV غائب کی۔ ان کی عقل کا یہ عالم ہے کہ یہ 9 مئی کو امریکہ کے کیپٹل ہل کے احتجاج کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کی انہوں نے مثال دی کہ حالانکہ وہاں باقاعدہ شفاف تفتیش اور CCTV جو ہوتی ہے اس کے باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد صرف ملوث افراد کو سزا دی گئی۔ پوری سیاسی پارٹی ریپبلکنز کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن یہاں نہ صرف ثبوت مٹانے کی غرض سے فوٹیج غائب کر دی گئی، بلکہ پورے پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ اس کو بھی ڈیلے کیا گیا، ایکشن لیا گیا، اور پورے پاکستان میں PTI کے لوگوں کو مختلف علاقوں سے اغوا کیا گیا اور تشدد کیا گیا اور اٹھایا گیا جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امریکہ صدر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، تو سیکرٹ سروس کی جو چیئرپرسن ہیں انہوں نے ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے استعفیٰ دیا۔ بالکل معزز جتنے کنٹریز ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جبکہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم کے اوپر 4 گولیاں لگتی ہیں تو سیکرٹ سروس نے وزیر اعظم کو قید میں رکھا ہوا ہے، قید میں اٹھا کے ڈال دیا گیا، 200 مقدمے کر کے اس کے اوپر۔ پوری پاکستانی قوم کو دہشت گرد کہہ کر قوم کو متنفر کیا جا رہا ہے۔ 80 کی دہائی میں جتنے والے چند افراد اس امر سے یکسر نابلد ہیں کہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے، اور میں جس سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے سیکرٹ سروس کی بات انہوں نے کی تھی، پھر انہوں نے بات کی کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے لقب بانٹے جا رہے ہیں، قوم کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی 90% آبادی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، 90% عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو ووٹ دیا۔ ان سب کو اگر ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جائے گا تو فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو جائے گی، اور یہ نفرت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ 1971 میں بھی
यही कुछ हुआ था 25 मार्च 1971 को, जब ढाका के अंदर यहिया खान ने लोगों को बड़ी तादाद में खिलाफ ऑपरेशन किया, तो इसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं निकले। अब भी अगर पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी को दहशतगर्द कहा जाएगा तो मुल्क में ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने बात की है कि वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनको मुकम्मल हदायत की कि इस्लामाबाद में जलसे की क़यादत करें, पूरी कौम हकीकी आज़ादी के लिए निकले और मुल्क में राइज ज़ालिमाना और फस्ताई निज़ाम के ख़िलाफ़ जलसे में भरपूर शिरकत हासिल करे। इसके अलावा जिना हाउस के जो 12 मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब की जिस्मानी रिमांड और जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए जिस्मानी रिमांड के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ आज समाअत होती है, जिसमें 2 रुकनी मेरे ख्याल में एक डिवीज़नल बेंच गालिबन समाअत करता है, जिसमें जस्टिस तारिक सलीम की सरबराही में वो 2 रुकनी थे। और जस्टिस तारिक सलीम जो हैं उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। और आज जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। दलाइल क्या दिए हैं, एक तो बड़े अहम पॉइंट हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इमरान खान साहब 9 मई को इस्लामाबाद ज़मानत के लिए पेश होते हैं और ज़मानत वाले जगह जहाँ पर बायोमेट्रिक करवा रहे थे वहाँ से उनको बड़े गलत तरीके से अरेस्ट किया जाता है और फिर बायोमेट्रिक नहीं करवाने दी जाती। तो इमरान खान 9 मई से 12 मई तक पूरी दुनिया से लाताल्लुक़ थे, ज़ाहिर है वो जेल में थे, गायब थे, तो उन्हें मालूम नहीं कि क्या हुआ और क्या हुआ, बाहर क्या हो रहा है, ये उनको नहीं मालूम था। जस्टिस अतरम अल्लाह ने 12 मई को इमरान खान साहब से पूछा कि आपको मालूम है कि हालात क्या हैं, तो इमरान खान साहब ने हमसे पूछा, वकला से पूछा कि क्या हो रहा है, तो हमने उनको गाइड किया। फिर आगे जस्टिस जो तारिक सलीम साहब हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात कितने हैं हमें ये बताया जाए। तो जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि सैयद फरहाद अली शाह, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के बाद 37 मुकदमात दर्ज हुए हैं। लाहौर के 18 केसेस थे, जिनमें 7 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं उनकी ज़मानत हो चुकी है और नामजद भी हैं, और कितनों में सप्लीमेंट्री जो है वो बताए गए हैं कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी गई है। फिर जस्टिस इंसदाद दहशतगर्दी का जो है जिसने रिमांड दिया था इमरान खान साहब का 10 दिन का, उसके ऊपर भी जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने काफ़ी एतराज़ात उठाए। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो डिवीज़नल बेंच है उन्होंने एक बात तो बिल्कुल वाज़ह की है कि इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई से पहले कितने मुकदमे थे, 9 मई के बाद तो बेतहाशा मुकदमे बन गए हैं। तो उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस इमरान खान साहब की सारी ज़िंदगी का चलता रहेगा। ऐसे लग रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के बाद कितने मुकदमात बनाए गए हैं। खैर, जो जजेज़ हैं उन्होंने कहा है कि हम डिसाइड करना चाहते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख जो हैं उन्होंने कहा कि कल इमरान खान साहब को रिमांड के लिए पेश करना है, तो कल इस मामले पर फैसला देंगे कि आगे की क्या हिकमत अमली है। फ्री कैन से मुख्तलिफ अदालती नज़ीरें भी मांग ली गई हैं, मिसालें भी, और कल अच्छी खबर आएगी। सलमान सफदर साहब ने ये मीडिया से टॉक में कहा। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन हालात बदल रहे हैं और इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है आइन और कानून के मुताबिक। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।